मेरे पापा से सब लोग बोलते थे कि भाई इतना क्यों पढ़ा रहे हो अपनी बेटी को, बेटियां तो दूसरे घर की होती हैं। मतलब सीलमपुर में बेटियों को ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ ऐसा होता है कि अपनी अपनी तैयारी करो, अपना जहेज़ इकट्ठा करो और जाओ। चूँकि घर में सबसे बड़ी थी तो दोनों ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपनी मदरसा की एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब मुझे थोड़ा दुनिया की भी तालीम लेनी है। वो पागल हो गई है, कुछ नहीं करने वाली। मैंने उसको सुना, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुई, तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। उन्होंने कहा बेटा आपको मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी के अंदर। अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग बनाने में जो काम किया था वो मेरे पेरेंट्स ने किया, ख़ास तौर से अम्मी। पहले मैंने रिज़ल्ट खोल कर देखा तो मुझे अपना नाम नहीं दिखा। मैं बहुत मतलब नर्वस थी, तो मुझे नाम नहीं दिखा अपना। मैंने सिर्फ 1 या 2 पेज देखे, फिर मैंने सोचा शायद नहीं है। मैंने सीधा घर कॉल कर दी कि मेरा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से लिस्ट ओपन की और मैंने सोचा देख लेती हूँ एक बार सही से, दोबारा देख लेती हूँ। हाँ, तो दोबारा जब देखा तब हो गया। फिर मैंने घर बताया। वो जो एहसास हुआ था उस वक्त कि एकदम से नहीं है, हाँ, और फिर एकदम से मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई मर कर एकदम से जीने वाला। अब जब आप अपने मकसद से मोहब्बत कर लेते हैं, अपने मकसद से इश्क कर लेते हैं ना, तो उसकी जुस्तजू में रही है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से इश्क हो जाता है तो उसे हासिल किए बगैर सुकून नहीं मिलती। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। दोस्तों एक बार फिर से आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं हिना मैम, जिन्होंने इस बार यूपीपीसीएस 2022 क्लियर की है और मैम को एज ए डिप्टी जेलर का पोस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले हिना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं और मैं हूँ ऑब्वियसली। तो आप सिस्टर्स में सबसे बड़ी हैं? जी जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जब ये न्यूज़ आई, जब खबर मिला कि हाँ आपके सिलेक्शन हो गए, तो उस वक्त घर का क्या माहौल था? बहनें और पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे? सब पहले मैंने रिज़ल्ट खोल कर देखा तो मुझे अपना नाम नहीं दिखा। मैं बहुत मतलब नर्वस थी, तो मुझे नाम नहीं दिखा अपना। मैंने सिर्फ 1 या 2 पेज देखे, फिर मैंने सोचा शायद नहीं है। मैंने सीधा घर कॉल कर दी कि मेरा नहीं हुआ। अरे ऐसा कैसे हुआ? मतलब आप देख नहीं पाई, मतलब ऐसा कैसे हो गया? मतलब मैंने सही से नहीं देखा। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस रैंडमली उठाया होगा और हाँ, सीरियसली नहीं, एक-एक करके नहीं देखा होगा। अच्छा, तो मैंने देखा, मैंने बोल दिया कि नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से लिस्ट ओपन की और मैंने सोचा देख लेती हूँ एक बार सही से, दोबारा देख लेती हूँ। हाँ, तो दोबारा जब देखा तब हो गया। फिर मैंने घर बताया, तो वो जो सिचुएशन थी एक पल में ना, फिर एकदम से हाँ बहुत। बोली बेटी मजाक तो नहीं कर रही है तू? हाँ, उन्होंने बोला कि मजाक तो नहीं है, सच सच बताओ। मैंने कहा हाँ भी हुआ है। तो जी, तो इस चीज़ से बहुत वो रहा। मतलब एक वो था, वो जो एहसास हुआ था उस वक्त कि एकदम से नहीं है, हाँ, और फिर एकदम से मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई मर कर एकदम से जीने वाला वो एहसास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम जैसा कि आप बता रही थी, घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई बहनें हैं, सब है। तो यहाँ आने से पहले आप कहाँ थी? और मतलब जामिया की बात करें, जामिया से पहले आप कहाँ थी और किस तरह से पढ़ाई चलती थी आपकी? जैसे बताया मदरसे से, तो मतलब कैसे पढ़ती थी? घर में इतनी सारी बहनें हैं और सारी चीज़ें चलती, कैसे मैनेज कर देते हैं पढ़ाई? एक्चुअली सर मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। अच्छा। हाँ, तो शुरू में ही जैसे जैसे मैं अपनी मम्मी की बेटी, पापा की परी तो थी लेकिन मम्मी की बेटी भी रही हूँ। एक्चुअली अम्मी ने ही चीज़ें डिसाइड की क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, तो पहले स्कूल में मुझे बहुत तरह से अम्मी ने मुझे स्कूल डाल दिया था और मैं पढ़ती थी। फिर मदरसे डाल दिया गया, तो मदरसे में भी रोज़ाना अप डाउन होता था। और घर का काम, चूँकि घर में सबसे बड़ी थी तो दोनों ही तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपनी मदरसा की एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब मुझे थोड़ा दुनिया की भी तालीम लेनी है, क्योंकि पीछे तो नहीं रह सकती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ ऐसा। तो जब मुझे नहीं पता था कि कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी होती है कि नहीं होती, और तो मुझे पता चला। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसकी कोशिश की। मुझे 2019 में पता चला था इसके बारे में कि सिविल सर्विस में कुछ होता है, तो मैंने जामिया के लिए भी तैयारी की। फिर सबसे पहले मैंने पीसीएस की तैयारी ही की थी, यूपीएससी की नहीं की थी। अच्छा, मैंने सोचा पहले पीसीएस करूँगी, उसके बाद। बहुत बढ़िया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी के अंदर। अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग
बनाने में जो काम किया था वो मेरे पेरेंट्स ने किया, ख़ास तौर से अम्मी। और जब अम्मी कभी वीक पड़ती थी तो पापा। और जिस बैकग्राउंड से, जिस माहौल से मैं आती हूँ, वहाँ इतना पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सर। मतलब सीलमपुर में बेटियों को ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ ऐसा होता है कि अपनी अपनी तैयारी करो, अपना जहेज़ इकट्ठा करो और जाओ, ऐसा होता है। मेरे पापा से सब लोग बोलते थे कि भाई इतना क्यों पढ़ा रहे हो अपनी बेटी को, बेटियाँ तो दूसरे घर की होती हैं। लेकिन माँ बाप के लिए ना, बेटियों के लिए उनके माँ बाप ही होते हैं। इसलिए मैं दूसरे पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आपकी बच्चियों के पास बहुत सारी सलाहियतें हैं और आप उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकते हो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली भी और हर एतबार से, ख़ास तौर से इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दोस्तों ये वीडियो शायद कई पेरेंट्स भी देख रहे होंगे और गर्ल्स स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ टिप्स है मैम की तरफ से। बैकग्राउंड मदरसा का था और जहाँ पर रहती है वहाँ पे एजुकेशन का माहौल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कीचड़ में ही कवल खिलता है, और वो चीज़ दिख रहा है। हिना मैम जब ये कर सकती हैं तो आप सभी लोग कर सकते हैं और कर सकती हैं। अगर आप में कुछ भी पोटेंशियल है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में थोड़ी भी पोटेंशियल है, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और बाहर निकलें। और जिस तरह हिना मैम यहाँ पहुँची हैं, कल आप भी यहाँ पे हो सकती है। एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, मतलब मैंने सिर्फ सोचा था, मुझे पता चला था। तो मेरी इस एक साथ में थी, उसने जब मैंने उसको ये बात बताई, चूँकि जैसे मैंने भी बताया मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, मैंने उसको बोला कि मैं ये करूँगी, मुझे ये बनना है। तो उसने उस वक्त मुझसे कुछ नहीं कहा। तो वो मेरी दूसरी साथी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो मेरा मजाक बना रही थी। जी, उसने मुझसे कहा वो पागल हो गई है, मतलब वो ऐसी बातें करी कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी या फिर मतलब इस तरह से सिविल सर्विस में जाऊंगी, वो पागल हो गई है, कुछ नहीं करने वाली। मैंने उसको सुना, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुई, डिप्रेस हो गई। जी, डिप्रेशन नहीं, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मतलब सामने वाला हम पर हाँ भरोसा नहीं कर रहा। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ऐसे ऐसे है, क्या मैं कर सकती हूँ? तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। उन्होंने कहा बेटा आपको मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। जब मेहनत करता है इंसान तो उसे ज़रूर मिलता है। और जब फर्स्ट प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और मेरा नहीं हुआ तो मैं थोड़ी परेशान हुई। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हुआ। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा होप लेकर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन की थी उस दौरान, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर मैं ऐसे ही बहुत वो थी। फिर मुझे मेरे सामने एक शेर आया फैज़ अहमद फैज़ का। हाँ, तो उसमें था कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो सर इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि उम्मीद इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। जी, अगर हम करते जाते हैं कंटिन्यूस स्ट्रगल कहीं ना कहीं ले जाएगा हमको। जी सर, तो उससे नहीं रुकना। बार बार मुझसे सब यही पूछते थे कि बेटा कितना और पढ़ो। तो अभी उनको जवाब दिया अपने फ्रेंड को? पता तो चल ही गया होगा। हाँ सर, पता चल गया होगा। तो आपसे बात हुई उनकी? मेरा एक्चुअली उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है सर। जताना नहीं होता, बस ये अपने आप को अपने एहसास एटलीस्ट होना चाहिए। कोई किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, किसमें क्या पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, टैलेंट है, नो वन नोज। तो किसी को इस तरह से डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसको भी एक हथियार आपने बनाया और है ना। मुझे बहुत स्पार्क मिला, मुझे ऐसा लगा मैं करके दिखाऊंगी। उसने ऐसा बोला मैं करके दिखाऊंगा और कर दिया इन्होंने। मैं बिल्कुल न्यू थी इस फील्ड के अंदर और मेरा बैकग्राउंड भी, चूँकि एकेडमिकली मैं मदरसा से बिलोंग करती हूँ, तो सब चीज़ें नई थी, तो थोड़ा समझने में टाइम लगा। इसीलिए पहली बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था। अरे वाह। ग्रेजुएशन कब की थी मैम और सब्जेक्ट क्या था ऑनर्स पेपर आपका? मेरा ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया से 2019 में हुआ था। BA इन अरेबिक ऑनर्स, अरेबिक लिटरेचर से मैंने अपने ग्रेजुएशन किया था। तो उसकी और मेरा ऑप्शनल पेपर उर्दू लिटरेचर रहा। कितना टफ होता है, इतना आसान नहीं है कि उर्दू से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड। कैसे किया आपने उर्दू से? और वो आपका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे कि मैम बता रही है मदरसा से पढ़ी हुई हैं और बहुत ही एक वो कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर से उठी हुई हैं हिना, और इस तरह से आगे बढ़ती हैं। चूँकि रिसोर्सेज और बैकग्राउंड नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने एक मतलब बिल्कुल सी कनाडा में UP PCS निकालती हैं। किस तरह से तैयारी की थी आपने, किन किन बातों का ध्यान रखा था? क्योंकि उर्दू से यहाँ तक पहुँचना आज की डेट में बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं।
सर एक्चुअली टफ़ तो था, लेकिन चूँकि मेरा बैकग्राउंड ही मदरसा से था, तो मुझे उर्दू में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है। फिर अरेबिक से भी बहुत ज़्यादा मतलब अगर दूसरी। सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें कैसे कहाँ कहाँ पे कोई कुछ ना कुछ तो आपको परेशानी आई होगी? जी जी सर। तो सिविल सर्विस में एक चीज़ रही थी कि मुझे पहली बात हिंदी और इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ा था रिसोर्सेज का, क्योंकि उसी में ही ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना होता था, बाकी उसको मैं ख़ुद से उर्दू में लिखती थी। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ जब टर्म्स की बात आ जाती है। तो टर्म्स में, और फिर टेस्ट सीरीज़ भी सच कहीं अवेलेबल नहीं होती जीएस में कि जहां हम लिखकर चेक करा सकें और पता चल सके। तो इसलिए इसमें इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने किया, मैनेज कर लिया सर मैंने। मैम रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये रिसोर्सेज कहाँ से उपलब्ध होगी? मतलब आप ऑलरेडी मदरसा बैकग्राउंड थी, लेकिन उसके बावजूद अगर एज ए ऑप्शनल अगर हम इसकी बात करें तो बुक्स की बात बताइए, और रिसोर्सेज कैसे अगर कोई उर्दू ऑप्शनल के स्टूडेंट है तो? सर उर्दू ऑप्शनल के लिए तो अब पहले था कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, लेकिन अब काफ़ी इसकी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, क्लासेस भी बहुत सारे टीचर्स ले रहे हैं। जैसे कि एक तो मोहसिन सर अपनी उर्दू की क्लासेस लेते हैं। मैंने भी शुरुआती दौर में उनसे कोचिंग ली थी। फिर यूपीपीसीएस का मतलब वहाँ से यूपीएससी के लिए वो कोचिंग कराते हैं, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। और उर्दू के लिए मेरा मास्टर्स भी उर्दू लिटरेचर से ही मैंने मास्टर्स किया था, जामिया से ही। तो मतलब दोनों से हेल्प हुई थी, चीज़ें समझने में आसानी रही थी। तो इस तरह से हो गया था मैनेज। और बुक्स तो बहुत सारी होती हैं सर, सिर्फ सिलेबस कवर करना रहता है और सिलेबस के साथ ही कुछ बुक्स दे रखी होती हैं, तो उससे हो जाता है। पहली बात ये थी कि मेरा फैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी तो काफ़ी सारे फैक्ट्स और चीज़ें होती हैं, मतलब एक खाम चीज़ें जिसे कहूँगी, रॉ मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल था। अब बात थी कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की और कॉन्सेप्ट समझने की, क्योंकि मेंस में हमें मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होना, सब्जेक्टिव लिखना होता है। तो उन चीज़ों को सिर्फ मैंने उस वक्त ये देखा कि मैं ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ और इतना कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने चीज़ें समझनी शुरू की सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इसका क्या मतलब है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड की, और उनके जो की टर्म्स थे, चूँकि मुझे उर्दू में लिखना था, की टर्म्स से उनको उर्दू इंग्लिश में से उर्दू में ट्रांसफ़र कर लिया अपने पास। तो उस सिर्फ ज़्यादा बहुत ही शॉर्ट नोट्स में करके मैंने इसको कवर किया था, ताकि मैं बाद में लास्ट मोमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर पेपर में भी ऐसा ही होता है, एकदम पहले से तो पता नहीं रहता कौन सा सवाल आने वाला है। तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर मतलब पेपर दिया। मतलब स्टेट पीसीएस ना ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड ही होता है, और वो जिस चीज़ को ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट आपका होना चाहिए आपके पास। अगर आप आंसर लिख रहे हो या कोई भी चीज़, तो उसमें आप अगर फैक्ट देते हो, रिलेवेंट स्कीम्स देते हो, या फिर रिलेवेंट पॉइंट्स देते हो, है ना, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा सराहा जाता है यूपीपीसीएस के अंदर। और अगर प्रिपरेशन की बात करें तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस में दोनों सेम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। तो दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, एक ही रिसोर्सेज पढ़कर की जा सकती है। बस थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि यूपीएससी पढ़ते वक्त अगर यूपीपीसीएस का भी हम वो कर रहे हैं फोकस, तो यूपीपीसीएस का कुछ जो स्कीम्स चल रही है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको हम साइड में रखते चलें। क्योंकि जनरल स्टडीज़ के अंदर भी एक पार्ट यूपी स्पेशल का होता है, जिसमें यूपी से रिलेट करके चीज़ें पूछता है, और कभी कभी डायरेक्ट यूपी की कोई स्कीम पूछ ली जाती है। तो इस चीज़ को मतलब जनरल स्टडीज़ में ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू जब कॉल आई तो मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंटरव्यू की कॉल मुझे आएगी। मतलब कहीं ना कहीं था, पर दूसरों से तो मैं यही बोलती थी कि पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, वो चीज़ अंदर रहती है बस। लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। जो आपको पोजीशन मिलेगी इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या होता है, पता है आपको? सर अभी तो मुझे लिटरली कुछ नहीं पता, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी ये पोस्ट बिल्कुल न्यू है, इसके बारे में सुनना जानना। लेकिन जब मिली है तो जानेंगे भी और करेंगे भी, इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। बहुत सारी जगह आपको बहुत सारे लोग तोड़ने वाले मिलेंगे, बातें सुनाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप ख्वाब देखिए और अपने करीब अपने पेरेंट्स को रखिए। और एक और चीज़, अब जब आप अपने मकसद से मोहब्बत कर लेते हैं, अपने मकसद से इश्क कर लेते हैं ना, तो उसकी जुस्तजू में रहिए। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से इश्क हो जाता है तो उसे हासिल किए बगैर सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो और इस मौके पर अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है यहाँ पर, वो मैं कहना चाहूँगी कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा,
तो शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो अपने आप को रोकिए मत, अपनी ख्वाबों को वुसअत दीजिए, अपने ख्वाबों को बड़ा बनाइए और अपने पेरेंट्स को अपने साथ करिए और अपने मकसद को हासिल करने में बस लग जाइए। इंशाल्लाह आप आज नहीं तो कल ज़रूर आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहती है। बहुत बढ़िया। हिना जो यहाँ तक पहुँची, जैसे बता रही थी, पेरेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है, सपोर्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कहीं ना कहीं मैम आपकी मम्मी जो इस वीडियो को देख रही होंगी, उनको मेरी तरफ सलाम, और मैं आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हर बेटी की माँ बाप ऐसे हों जो इस तरह के सपोर्ट करें। बच्चियों में बहुत एक पोटेंशियल है, बच्चा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक रिसोर्स की ज़रूरत है, एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। मेरी दुआ आपके साथ है कि आप और आगे बढ़ें। वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जो ये पहली कामयाबी है, ऊपर वाला आपको और आगे ले जाए, और जो आपने सोच के रखा है उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।